एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था और उसकी 7 लड़कियां थीं। और बचपन में जब वो राजा सातों लड़कियों से पूछता था कि तुम सब किसके कर्म से खाती हो, तो 6 लड़कियां बोलती थी कि पिताजी, हम सभी आपके कर्म का खाती है। और 7वीं लड़की कहती थी, पिताजी, मैं अपने कर्म का खाती हूँ। तो जब वे सातों लड़कियां जवान हुई तब भी उस राजा ने यही सवाल किया। तब भी 7वीं लड़की ने कहा, मैं अपने कर्म का खाती हूँ। तो इस बात से राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपनी 6 लड़कियों की शादी राजकुमारों से की जो राजमहल में रहते थे और अपने माता पिताओं के वारिस थे। और 7वीं लड़की की शादी राजा ने की शादी एक ऐसे राजकुमार से की जिसको वहाँ की जनता ने श्रापित समझकर उसके राज्य से उसे बाहर निकलवा रखा था, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। और उस कोढ़ी राजकुमार का विवाह अपनी 7वीं लड़की गुणवती से करवाया। और वह राजा गुणवती के पिता यह देखना चाहते थे कि यह किसके कर्म का खाती है। और जब वे दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे तो राजकुमार का नाम था कुशध्वज। श्रापित राजकुमार कुशध्वज, जो कि कोढ़ से बुरी तरह से ग्रस्त था। और जब एक दिन राजकुमारी राजकुमारी रात में उसकी आंखें खुल गई और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। एक सांप बोम्बी से बाहर निकलकर आया और दूसरा सांप राजकुमार कुशध्वज के से निकलकर आया और दोनों की आपस में बात होने लगी। और एक सांप जो बोम्बी से निकलकर आया था, उसने कहा कि कोई सुनता गिनता हो तो उस राजकुमार कुशध्वज को घोड़े का पेशाब पियावे और तू कट कट कर निकले। और फिर कुशध्वज राजकुमार की बॉडी से निकला हुआ सांप ने कहा, कोई सुनता गिनता हो तो एक कढ़ाई में
गरम तेल पकावे और तेरे ऊपर गेर दे। और इतना कह के बोम्बी वाला सांप भूमि में चला जाता है और कोढ़ी राजकुमार कुशध्वज वाला सांप उसके बॉडी में वापस चला जाता है। और जाने से पहले कोढ़ी वाला सांप यह भी कहता है कि जितना भी खजाना तेरी बॉम्बी के भीतर है वो सब कोई तेरी तेरे मरने के बाद वो सारा खजाना निकाल ले। और यह कहकर वो राजकुमार कोढ़ी कुशध्वज के शरीर में चला जाता है। और कुशध्वज की पत्नी गुणवती यह सारी बातें सुन लेती है और अगले दिन कढ़ाई में तेल पकाकर उस भूमि पर गिर देती है और वहाँ से खजाने के कलश निकाल लेती है और बरगद के पेड़ के पास रख देती है। और वह फिर घोड़े का पेशाब लाती है और औषधि का पेय पदार्थ कहकर राजकुमार कुशध्वज को पिया देती है और कहती है कि आप इस औषधि से स्वस्थ हो जाओगे। तो गुणवती ने कहा कि आप तो ठीक होने लगे हो। उसका जो राजकुमार कुशध्वज का शरीर भी कोढ़ से मुक्त हो गया और उन्होंने ये सारा खजाना लेकर अपने उस राजकुमार के महल गुणवती और राजकुमार कुशध्वज चले गए। फिर यह देखकर राजकुमार कुशध्वज के माता पिता भी खुश हुए और उन्होंने अपने कुशध्वज और गुणवती को महल में रख लिया और उस खजाने को भी रख लिया। और फिर किसी भी नागरिक ने कोई बात नहीं कही। और फिर उन्होंने राजकुमार कुशध्वज के माता पिता ने उसे उसका एक अलग राज्य सौंप दिया। और फिर जब नया राजमहल बनाया गया तो रानी गुणवती ने महाराज कुशध्वज से कहा कि मुझे यज्ञ करवाना है। तो कुशध्वज ने कहा, हाँ, तुम सेवकों को आदेश दे दो, जो तुम कहोगी वही तुम्हारे सेवक सेविका करेंगे। और सेविका ने यह बात भी कही कि जितने भी हमारे नगर के पास जो गांव है उनमें भी निमंत्रण भिजवा दीजिए। और सभी सेवकों ने ऐसा ही किया। नगर के आसपास के गांव में भी निमंत्रण भिजवा दिए और
यह निमंत्रण रानी गुणवती के पिता और माता को भी भिजवा दिए। और जब महारानी गुणवती पूरे नगर में यह देख रही थी कि कौन खाना खा रहा है, तो उसे अपने माता पिता दिखाई दिए और उन्होंने सेवकों से कहा, जाओ इनको बुलाकर लाओ और इन्हें भोजन दिया जाए। महारानी गुणवती के आदेश पर सेवक और सेविकाओं ने उन्हें बैठाया और बैठाकर भोजन परोसने लगे। और जब महारानी गुणवती के पिता भोजन करने लगे, तब महारानी गुणवती ने हाथ रोककर कहा, पिताजी देख लीजिए, मैं अपनी भाग्य का खा रही हूँ। और फिर गुणवती के पिता ने कहा, पुत्री मुझसे भूल हो गई। और यह एक और बात थी कि जब वे महारानी गुणवती के माता पिता को निमंत्रण देने गए थे सेवक, उन्हें वहाँ उनके माता पिता नहीं मिले। तो ये उनके माता पिता एक झोपड़ी से आए थे और उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जिंदगी में इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।